हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आज बात करेंगे मोहम्मद के बारे में। इस किताब को लिखा है मार्टिन लिंग्स ने और ये एक बायोग्राफी है इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद की। कुछ बातें यहाँ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि ये कोई रिलीजियस किताब नहीं है, ये एक हिस्ट्री की किताब है और हिस्ट्री डिपेंड करती है कि हिस्ट्री आपको बता कौन रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ एस्पेक्ट्स इस किताब के हैं विच कैन बी डिस्प्यूटेड बेस्ड ऑन अदर सोर्सेस। तो इस वीडियो में मेरा काम इस किताब में क्या है उसके बारे में बताना है, ना कि अलग अलग सोर्सेस से वेरीफाई करना कि इस किताब में जो है वो कितना सही है या कितना नहीं। अब पर्सनली आई फेल्ट कि ये जो किताब है ये एक्चुअली एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट है कुरान को समझने के पहले। होता क्या है, कुरान में अगर कुछ लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा है उसका कंटेक्स्ट भी लिखा हुआ हो, बिकॉज एसेंशियली कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड सेंट टू प्रॉफिट मोहम्मद एंड दोज वर्ड्स हैड अ सर्टेन ऑनगोइंग कॉन्टेक्स्ट या सर्टेन इवेंट कुछ चल रहा होता है, उससे रिलेटेड कोई वर्ड्स कुरान में उस टाइम पे आई। तो उस कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, दिस इज़ अ गुड बुक। और इस बुक में यू विल फाइंड एम्पल मेंशंस टू द रिलेवेंट वर्सेस ऑफ द कुरान एज वेल। एक और बात जो ये किताब पढ़ के आपको समझ आएगी वो ये कि अपने क्लैन या अपने कबीले या अपने घराने का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करता था उस ज़माने में, क्योंकि एसेंशियली प्रॉफिट की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा अपने ही घराने के लोगों से डील करने में, उनको ये प्रूव करने में निकल गया कि ही इज़ एक्चुअली अ प्रॉफिट। इसके अलावा किताब में और भी बहुत कुछ है जो इस एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, लाइक द रिलेशनशिप प्रॉफिट हैड विद हिज वाइफ खदीजा, आयशा एंड अदर्स, द रिलेशनशिप दैट ही हैड विद अबू बकर, उमर, प्रॉफिट्स डॉटर फातिमा एंड सो मेनी अदर मिराक्युलस इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। तो कुछ कुछ बातें हम टच करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन एक बात जो अच्छी है इस किताब की वो ये है कि इसके जो चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो 85 टोटल चैप्टर्स हैं और इजी रीड हैं, एक फ्लो में आप ये किताब एक्चुअली पढ़ सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि सब कुछ तो कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चैप्टर जो मेरा फेवरेट ऑफ सॉर्ट्स है उसको मैं डिटेल में कवर करूंगा और फिर बाकी हम क्विकली टच करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी एज वेल। तो जो चैप्टर में टच करूंगा दैट इज चैप्टर 7। इट इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ द एलिफेंट, ईयर ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट का साल। तो ये एक प्री इस्लामिक कहानी है जिसमें एक कैरेक्टर है अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडफादर थे, दादा थे, और मक्का सऊदी अरेबिया में रहा करते थे। अब इनका जो क्लैन था, जो घराना था, वो कुरैश घराना है। तो ये एक चैप्टर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस्टेब्लिश करता है कि मक्का और जो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली थी उनके आने से पहले वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों थी। और इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा जो कंटेक्स्ट है उसके लिए आपको कई सौ साल पहले जाना पड़ेगा। जो इसके पहले के चैप्टर्स हैं उनमें आपको वहाँ पे ले जाया जा चुका रहेगा बेसिकली। वो आपको बताएंगे कि मक्का में इब्राहिम और इस्माइल ने मिलके काबा कंस्ट्रक्ट किया था। काबा इज़ द ब्लैक क्यूब, राइट। तो काबा इज़ नोन एज द हाउस ऑफ गॉड। तो ये इब्राहिम वही हैं जिनकी वजह से इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म को एब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। इन्हीं की ब्लड लाइन में, इब्राहिम की ब्लड लाइन में आगे चल के मोसेस, जीसस, प्रॉफिट मोहम्मद ये सब आए। तो बात हो रही है मक्का की और मक्का में बने काबे की, जो आज भी जहाँ लोग हज करने जाते हैं। उसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद के पहले भी एक तरह का पिलग्रिमेज वहाँ किया जाता था और मक्का की जो लोकल इकनॉमी थी उसको इस पिलग्रिमेज का अच्छा खासा फ़ायदा होता था। एक्चुअली मक्का ट्रेड और कॉमर्स का एक बड़ा सेंटर था पूरे अरेबिया में। तो मक्का से 1000 किलोमीटर दूर एक और शहर था जिसका नाम था सना, और ये आज के यमन की कैपिटल है। उस वक्त सना पर एबिसिनियन रूल था और वहाँ के एक वाइस रीजेंट यानी जो रूलर की जगह पर एक्ट करने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम था अब्राहा। तो अब्राहा ने डिसाइड किया कि मक्का की ही तरह वो भी एक बहुत बड़ी सोने और चांदी से लैस एक
कैथेड्रल, एक चर्च बनाएगा ताकि मक्का में जो पिलग्रिम्स जाते हैं वो सना भी आने लगे। तो बेसिकली उनका प्लान था कि काबे से बड़ी पिलग्रिमेज साइट, एक होली साइट बनाई जाए। तो जाहिर है अब मक्का और सना में ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था क्योंकि ये चर्च बन के तैयार हो गई थी। तो धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब्राहा ने डिसाइड किया कि वो मक्का जाके काबे को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसकी जो बनाई हुई चर्च है, ताकि उसके अलावा और कोई होली साइट बचे ही नहीं उस रीजन में, तो सारे पिलग्रिम्स सना ही आए। इसके लिए उसने अपनी सेना और हाथी लेकर मक्का की ओर वो चल निकला, 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करने। मक्का से थोड़ी दूर जब वो अपनी सेना के साथ पहुंचा तो उसने अपने कुछ घुड़सवारों को मक्का के आउटस्कर्ट्स तक जाने के लिए कहा और देख के आने के लिए कहा बेसिकली मक्का को। तो घुड़सवार आए और उन्होंने मक्का के आउटस्कर्ट्स में उन्हें जो कुछ भी मिला वो उठाकर लेकर चले गए और इस जो कुछ में उन्हें 200 ऊँट भी मिले। अब मक्का में जो रहते थे अरब्स, उनको जब ये सब पता चला तो वो भी सोच विचार में लग गए कि अब्राहा से कैसे अब निपटेंगे, उसकी सेना पूरे शहर को लूट भी सकती थी। और ये बात इब्राहिम के ज़माने की नहीं है, ये बात अब्दुल मुतल्लिब के ज़माने की, ठीक है। तो इस दौरान अब्राहा ने एक मैसेंजर मक्का के अंदर भेजा जिसने अरब्स को कहा कि अब्राहा अपनी आर्मी को लेकर सिर्फ काबे को डिस्ट्रॉय करने आया है। तो अगर अरब्स का कोई लीडर है जो आके अब्राहा से बात करना चाहता है तो कर सकता है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई बैटल ना हो, बस मैं आया हूँ, काबे को डिस्ट्रॉय करूँगा और चले जाऊँगा। तो अब मक्का में वैसे तो ऐसा सच कोई लीडर नहीं था, लेकिन काबे की बात थी तो जिसे बिल्ड किया था इब्राहिम और इस्माइल ने, तो उन्हीं के जो कुरैश घराने के अब्दुल मुतल्लिब थे उनको सबने आगे किया कि आप जाके बात कीजिए। तो जैसा मैंने पहले बताया, अब्दुल मुतल्लिब प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडफादर थे और उन्हीं के 200 ऊँट भी अब्राहा की आर्मी अपने कब्ज़े में लेकर जा चुकी थी। तो अब्दुल मुतल्लिब गए अब्राहा से मिलने, तो अब्राहा उनकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ और अपनी सीट से खड़े होकर उसने अब्दुल मुतल्लिब से उसने मिला और उनसे बात की और उनसे बात करके उसे बहुत अच्छा भी लगा। तो उसने अब्दुल मुतल्लिब से कहा कि आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। तो अब्दुल मुतल्लिब ने अपने 200 ऊँट वापस मांग लिए। तो इस पर अब्राहा को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, उसे लगा था कि यार काबे की बात होगी कि काबे को डिस्ट्रॉय मत करिए। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने एक बात क्लियर की कि जो ऊँट हैं वो उनके हैं, वो ऊँट के मालिक हैं, लेकिन जो काबा है उसका मालिक कोई और है। तो अगर काबे को डिस्ट्रॉय करना वो चाहता है तो उसका जो मालिक है वो उसे डिफेंड कर लेगा। तो अब अब्दुल मुतल्लिब को उनके ऊँट तो मिल गए, लेकिन उन्होंने वापस मक्का आकर लोगों से शहर खाली करने को कहा और काबे के लिए उन्होंने बेसिकली एक प्रे भी की और लोग मक्का खाली करके चले गए। अब अब्राहा की आर्मी इंटर होती है मक्का में और एक हाथी को आगे रखकर काबे की ओर वो बढ़ते हैं। अब हाथी जैसे ही काबे की तरफ बढ़ा तो उसने कुछ दूरी पर रुक के वो हाथी एक्चुअली बैठ गया। दी एलिफेंट एक्चुअली नेल्ट डाउन। अब्राहा की आर्मी परेशान हो गई, वो हाथी को उठाने की हर कोशिश करने लगे, लेकिन हाथी जो है वो टस से मस नहीं हुआ। फिर पूरी आर्मी ने एक कोशिश और की, पहले वो लोग पलट के वापस जाने लगे तो हाथी भी जाने लगा, लेकिन फिर से काबे की तरफ रुक करके अटैक करने के लिए आगे बढ़े, तो हाथी भी अटैक करने के लिए आगे आने लगा। लेकिन एक बार फिर काबे से थोड़ी सी दूर पे दी एलिफेंट एक्चुअली नेल्ट डाउन वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ द काबा। तो कहते हैं कि भाई समझदार को इशारा काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ 2 इशारों के बावजूद अब्राहा एक्चुअली समझा नहीं। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना समझदार आदमी होगा। इसके बाद अब्राहा और उसकी आर्मी कुछ करते, इसके पहले हुआ ये कि वेस्टर्न स्काई में, वेस्टर्न एंड से स्काई ग्रे होने लगा। बहुत सारी बर्ड्स एक साथ अब्राहा की आर्मी की तरफ उड़कर आने लगी। अब हर उस बर्ड के पास 3 पेबल्स थे, एक चोंच में यानी बीक में और एक एक अपने अपने क्लॉज में। तो उनके जो ये पेबल्स थे वो इतने हार्ड थे और इतनी वेलोसिटी से ये पेबल्स नीचे आए कि अब्राहा के सैनिकों को चीरते हुए ये पेबल्स निकल गए। ये नज़ारा एकदम टेरराइजिंग था, अफरा तफरी मच गई। अब्राहा की जो सेना थी वो भागने की उसने कोशिश भी की। हालांकि इसमें जितने भी सैनिक थे सबकी जान तो नहीं गई, जैसे वो जो हाथी था, जो एलिफेंट था, उसको इस बर्ड अटैक में कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब्राहा की जान इस सब में चली गई। तो मक्का के लोगों ने जब ये देखा तो कुरैश को उन्होंने द पीपल ऑफ गॉड का दर्जा दिया
क्योंकि गॉड ने उनकी सुनी थी, ऊपर वाले ने उनकी सुनी और काबा का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो ये था ईयर ऑफ द एलिफेंट। लेकिन इस साल में और भी चीज़ें हुई। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये था 570 AD। अब अब्दुल मुतल्लिब जो थे उनके एक बेटे थे अब्दुल्ला, और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ की खबर इसी साल आई। वो किसी कारवान में पैलेस्टीन और सीरिया गए थे, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आए। तो कुरैश ट्राइब में एक ग्रीफ का माहौल हो गया। अब्दुल मुतल्लिब के जो बेटे अब्दुल्ला थे, उनकी वाइफ थी अमीना, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, एंड शी वॉज अवेयर दैट हर चाइल्ड इज गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस दैट शी हैड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. In fact, once she heard a voice tell her to name her child Muhammad. तो कुछ हफ्तों में, इसके कुछ हफ्ते बाद, a child is born and he is named Muhammad. So basically, Prophet Muhammad's father died a few weeks before he was born. अब्दुल मुतल्लिब जो प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडफादर थे, he was obviously overjoyed and he took him to the Kaaba and prayed to God, thanking the God basically. तो प्रॉफिट मोहम्मद was actually raised by his grandfather अब्दुल मुतल्लिब and later by his uncle, उनके चाचा जो थे अबू तालिब. ये था चैप्टर 7 ईयर ऑफ द एलिफेंट. अब प्रॉफिट मोहम्मद की जो लाइफ है उसमें बहुत सारी मिरेकुलस इवेंट्स हुई हैं, और उन सबको कवर करना, वो भी छोटे से एक वीडियो में, इट इज़ इम्पॉसिबल. लेकिन इसके बाद की कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मैं जल्दी से लिस्ट आउट करना चाहता हूँ इस वीडियो में. तो हम स्टार्ट करते हैं इस किताब के चैप्टर 8 से. द डेजर्ट एक ऐसी ही मिरेकुलस इवेंट को डिस्क्राइब करता है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद अपने चाइल्डहुड में खेल रहे होते हैं. तभी दो लोग ड्रेस्ड इन वाइट आते हैं एंड दे कट हिज चेस्ट ओपन, टेक हिज हार्ट आउट एंड रिमूव अ ब्लैक क्लॉट फ्रॉम इट. देन दे पुट हिज हार्ट बैक. In fact, in his later life, Prophet Muhammad was able to describe this entire episode in more detail. Chapter 12 है Question of Marriage, और इसमें बात आती है Prophet Muhammad की first marriage with खदीजा, उसकी बात आती है. खदीजा एक wealthy merchant थी, basically एक successful business woman थी, and she would hire agents to manage her business, travel in the caravan and sell goods. So ऐसे ही उन्होंने she hired Prophet Muhammad and she was very impressed with his work ethic, and eventually she proposed to him through a friend, and then their marriage basically took place. So Prophet Muhammad was married only to Khadija for the next 25 years until her death. Chapter 15 talks about the first revelations, और यहाँ से कुरान स्टार्ट होता है. This is where Gabriel revealed the first verse of Quran to the Prophet. Amazing story है, और यहीं से Gabriel started bringing the words of God down to Muhammad, who would then spread it. After all, इसलिए तो Muhammad was the messenger because he was conveying the message that he was receiving. फिर आगे के जो चैप्टर्स हैं इस बुक में, दे स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द इश्यूज प्रॉफिट फेस्ड ड्यू टू हिम स्प्रेडिंग द मैसेज. एंड यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है व्हेन प्रॉफिट आस्क्स सम ऑफ हिज फॉलोअर्स टू माइग्रेट टू एबिसीनिया, क्योंकि उनकी जान खतरे में थी. होता क्या था कि मक्का में कुछ लोग तो प्रॉफिट को फॉलो करते थे, वो जैसा कहते थे, वर्ड ऑफ गॉड कन्वे करते थे, उसे फॉलो करते थे. लेकिन कुछ लोग थे जो उनके अगेंस्ट हो चुके थे बिकॉज दे डिडंट बिलीव द फैक्ट दैट मोहम्मद इज़ अ प्रॉफिट. लेकिन फिर भी सिंस प्रॉफिट वॉज फ्रॉम द कुरैश घराना, कुरैश ट्राइब, एंड उनके चाचा जो थे अबू तालिब, ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन, नोबडी कुड एक्सप्लिसिटली हार्म द प्रॉफिट. अनफॉर्चुनेटली ये सब ईयर 619 AD में चेंज हो जाता है, जिसे ईयर ऑफ सैडनेस चैप्टर 31 में बताया गया है, ईयर ऑफ सैडनेस. तो वहाँ पे इस साल प्रॉफिट की वाइफ खदीजा की डेथ हो जाती है. शी वॉज 65. एंड नॉट जस्ट दैट, प्रॉफिट मोहम्मद के जो अंकल थे, उनके चाचा अबू तालिब, उनकी भी डेथ इसी साल होती है. सो दिस वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर फॉर द प्रॉफिट एंड ही वॉज 50 years old एट दैट टाइम. अब चूँकि अबू तालिब नहीं रहे, प्रॉफिट मोहम्मद वॉज ऑल्सो श्योर दैट उनके अगेंस्ट जो लोग मक्का में हैं वो उन्हें हार्म कर सकते हैं. इसी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद को हिज्र करना पड़ता है, क्योंकि सम पीपल वेयर एक्चुअली आउट टू किल हिम.
सो उन्होंने मक्का से मदीना जो ट्रैवल किया उसे हिज्र कहा जाता है। ये जो उन्हें जाना पड़ा इसके बारे में चैप्टर 37 में बताया गया है, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं आफ्टर दिस हिज्र वाला जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि प्रॉफिट ने मतलब वो मदीना में कैसे रहे, अलग अलग ट्राइब्स कैसे एक साथ आ गए अंडर द प्रॉफिट। देयर वर मेनी वॉर्स एंड बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए उस टाइम में मदीना में, क्योंकि देयर वॉज ऑलवेज ए थ्रेट of Medina, the city being attacked by nearby regions, especially by the people of Makkah as they didn't agree with Prophet Muhammad's teaching. Chapter 75 आएगा इसके बाद, which talks about the conquest of Makkah. Makkah is the home of the Kaaba. और फाइनली प्रॉफिट मोहम्मद जो वो शहर छोड़कर मदीना गए थे वो कैसे उसे वापस से जीतते हैं एंड हाउ ही रिटर्न्स विक्टोरियस। इस बुक का जो आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, चैप्टर 85, दैट इज अबाउट द सक्सेशन एंड बरियल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ही डाइड इन द ईयर 632 AD एज पर द इंग्लिश कैलेंडर। तो उनकी डेथ पर ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटक्राई हुआ, बट एट द सेम टाइम थोड़ी कन्फ्यूजन भी थी, क्योंकि कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हाउ कैन अ प्रॉफिट डाई। और वहीं अबू बकर आगे आए और उन्होंने एक लीडरशिप पोजीशन ली एंड ही बिकेम द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम। एक्चुअली 4 राशिदून खलीफा हुए हैं और मैंने उनकी बात भी की है एक वीडियो में जिसका नाम है हीरोज़ ऑफ इस्लाम, तो उस वीडियो की लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये किताब रिलीजियस से ज़्यादा एक्चुअली एक हिस्टोरिकल किताब है और एक अच्छी बायोग्राफी है टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आई डेफिनेटली रिकमेंड इट अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, जिन्होंने अपना मैसेज इस तरह से फैलाया कि इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी और किताब के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।